एक भारतीय नर्स जिसको यमन में मौत की सजा हो गई है। वहाँ की निचली अदालत और वहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी मौत की सजा दे दी गई है। यहाँ तक कि उसकी मौत की सजा टालने के लिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी गुहार लगाया गया था, लेकिन प्रेसिडेंट भी माफ़ी देने से इनकार कर दिया है। और यमन के कानून के मुताबिक अगर किसी को मौत की सजा हो जाती है तो उसको 1 महीने के अंदर उसको सज़ा दे दी जाती है। और वहाँ पे किसी भी आरोपी को फांसी पे नहीं लटकाया जाता है, बल्कि वहाँ पे शूट कर दिया जाता है, यानी कि गोली मार दिया जाता है। और वहाँ के कानून के मुताबिक कोई आरोपी रहता है तो उसको ज़मीन पे लिटा दिया जाता है पीठ के बल, और पीठ पे गोली मारा जाता है जहाँ पे दिल होता है। तो चलिए इस नर्स की पूरी कहानी आप लोग को बताएंगे कि इस पे क्या आरोप लगे थे और आखिर में इसने वो जुर्म किया ही नहीं, फिर इसको उसकी सज़ा क्यों दी जा रही है। तो पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए, तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो आप लोग को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए और सोचना चाहिए कि कई बार जब हम कोई चीज़ नहीं भी चाहते हैं वो चीज़ हमसे हो जाता है, चाहे अनजाने में हो जाए चाहे गलती से हो जाए, फिर उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। इस कहानी में भी वही हुआ था। एक निमिषा नाम की एक लड़की होती है जो कि केरल की रहने वाली होती है। उसने नर्स की पढ़ाई की होती है और घर वाले जब पढ़ाई पूरी हो जाते हैं तो निमिषा का शादी एक टोनी नाम के लड़के से कर देते हैं और उसके साथ में वो खुश रहने लगती है। और दोनों एक साथ में वो लोग रहने लगते हैं और दोनों को 2 साल बाद लगभग 1 या 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हैं। फिर निमिषा सोचती है कि क्यों नहीं मैं विदेश में जाके कहीं नौकरी करूं और अच्छी कोई नौकरी मिल जाए तो सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसी बीच 2011 में नर्स की नौकरी के लिए यमन से एक ऑफर आता है निमिषा को कि अगर आप नौकरी करना चाहती हैं तो यमन में एक सरकारी हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकता है। अब निमिषा अपने पति टोनी से सब बात बताती है तो टोनी बोलता है कि मैं भी वहीं पे चलता हूँ, कुछ हम लोग वहाँ पे धंधा पानी मैं भी कर लूँगा, कुछ काम कर लूँगा और हम दोनों लोग काम करेंगे। फिर 2011 में निमिषा और उसका पति अपने 2 बच्चों के साथ टोनी यमन चले जाते हैं। यमन जाके वो लोग रहने लगते हैं, लेकिन जितना वो लोग उन्होंने सोचा था कि हम लोग उतने पैसे कमाएंगे या कुछ करेंगे, उतना वहाँ पे कुछ होता नहीं था। और जो टोनी रहता है उसकी अच्छी खासी मतलब कुछ जॉब भी नहीं लगती है। और फिर बाद में टोनी और निमिषा ये डिस्कस करते हैं कि टोनी जो है वो इंडिया चला जाएगा बच्चों को लेकर और कुछ सालों बाद निमिषा भी इंडिया आ जाएगी, केरल आ जाएगी और फिर केरल में ही कुछ वो लोग अपना व्यवसाय कर लेंगे। फिर 2014 में पति टोनी अपने 2 बच्चों के साथ में केरल आ जाता है और निमिषा वहाँ पे ही काम करने लगती है। और काम करने के बाद लगभग निमिषा भी कभी नौकरी छोड़ दिया करती थी। एक दिन ऐसा आता है कि निमिषा बोलती है कि हम ये नौकरी छोड़ देते हैं और हम कोई क्लिनिक खोल लेते हैं, क्योंकि जो निमिषा रहती है उसको नर्स की अच्छी खासी जानकारी रहती है, तो क्लिनिक में शायद अच्छे पैसे आ जाते हैं। और वो अपने एक दोस्त जो यमन का नागरिक रहता है, उसका नाम हन्नान रहता है, उससे बोलती है कि हम दोनों लोग मिलकर एक क्लिनिक खोल लेते हैं। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक वहाँ पे कोई भी दूसरे देश का आया हुआ आदमी अपना शॉप या अपना कुछ भी नहीं खोल सकता है। वो यमन के नागरिक के ही नाम से रहेगा, या तो आप शादी कर लीजिए या तो वहाँ के किसी आदमी के नाम पे रहेगा। अब इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है, तभी हन्नान एक आइडिया देता है, बोलता है कि अगर तुम किसी कागज में ये दिखा दो कि तुम शादीशुदा हो और तुमने यमनी से किसी से शादी किया है तो शायद तुम्हारा काम हो सकता है और मैं पैसे लगा दूंगा और तुम पैसे लगा देना, हम लोग क्लिनिक खोल लेंगे। इसी बीच एक टोनी का दोस्त रहता है, जब टोनी वहाँ पे काम किया करता था, उसका नाम तलत मेहदी रहता है। तलत मेहदी तैयार हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ का हम बस कागज़ में दिखाएंगे, रियल में नहीं रहेंगे और क्लिनिक चलता रहेगा। लेकिन तलत मेहदी एक शर्त रखता है। वो बोलता है कि अगर पैसे आने लगेंगे, कमाई होने लगेगी तो मेरे को भी कुछ पैसे उसमें से चाहिए। निमिषा तैयार हो जाती है। अब तैयार होने के बाद
तो ये सब चीज़ कागज कार्रवाई हो जाता है और निमिषा का क्लिनिक खुल जाता है और हन्नान भी साथ में काम करने लगता है। अब 1.5 साल या 2 साल बीते रहते हैं। उसके बाद जब तलत मेहदी देखता है कि इनकम ज़्यादा हो रही है, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके मन में लालच आ जाती है। 1 या 1.5 साल तो बहुत अच्छे से उन लोग के साथ में रहता था, कभी जाता था तो पैसे ले लिया करता था। लेकिन जब 1.5-2 साल बीतने लगे तो वो निमिषा से बोलने लगा कि मेरे को और ज़्यादा पैसे चाहिए, और वो गलत गलत तरीके से भी निमिषा से बात करने लगा। निमिषा उसको बोलती थी कि ये सब गलत है और तुम फ़ायदा मत उठाना चाहो, क्योंकि हम लोग रियल में हस्बैंड वाइफ नहीं है, बस कागज़ में दिखाए हैं। इसी बीच 2016 आ जाता है और तलत मेहदी इतना परेशान करने लगता है निमिषा को कि अब निमिषा सोचती थी कि मैं यहाँ से सब चीज़ छोड़कर केरल वापस चली जाऊँ। उसी बीच 2016 में वहाँ पे सिविल वार छिड़ जाता है और ट्रेवलिंग पे भी बैन लग जाता है, मतलब कोई इंडिया से बाहर नहीं जा सकता उस यमन में, और यमन से कोई भी वहाँ से यहाँ पे नहीं आ सकता। अब बेचारी निमिषा करती तो क्या करती, और जब सिविल वार वहाँ पर होने लगता है तो वहाँ का जो इसका क्लिनिक रहता है वो भी थोड़ा कम चलने लगता है। लेकिन ये उसी बीच में हन्नान से बोलती है कि कैसे भी मेरा पासपोर्ट दिलवा दो, और पासपोर्ट दिलाने के बाद मैं इंडिया से कैसे भी चली जाऊंगी। लेकिन तलत मेहदी जो था वो बोलता था कि मैं कैसे भी हो तुम्हारा पासपोर्ट नहीं दूंगा और तुमको जाने नहीं दूंगा। इसी बीच कई बार उन लोगों में झगड़ा हुआ और वो अब पति जैसा उसके साथ में व्यवहार करने लगा। लगता था कि उसकी रियल में वो वाइफ है। अब इसी बीच एक दिन इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि वो पुलिस को बुला देती है, और पुलिस को बुलाने के बाद निमिषा तलत मेहदी को बोलती है कि ये मेरा पति नहीं है और मेरे साथ में पति जैसा ये बात कर रहा है और मेरे साथ में ये गलत करना चाहता है। तो यमन का जो कानून है वो औरतों के लिए बहुत अच्छी है। तुरंत वो तलत मेहदी को, मतलब अपने ही नागरिक को उठा के जेल में भेज देती है। और जब तलत मेहदी जेल चला जाता है और वहाँ से वो छूट के आता है, फिर से निमिषा उसको बोलती है कि तुम मेरा पासपोर्ट दे दो, जो तुम्हें पैसे चाहिए क्लिनिक से तुम ले लेना और मेरे को जाने दो। लेकिन अब तलत मेहदी जो था वो तो अब उससे बदला लेना चाहता था। इसी बीच लगभग और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब निमिषा का दिमाग काम नहीं करता था, मैं करूं तो क्या करूं। वो एक दिन वो अपने दोस्त हन्नान से बोलती है क्या करूं, मेरा पासपोर्ट उसके पास है। तब हन्नान एक फिर से आइडिया देता है और बोलता है कि मैं सुना हूं कि तलत मेहदी बीमार चल रहा है, चलो हम लोग उसके घर में चलेंगे। उसको देखने के बजाय तुम नर्स की पढ़ाई की हो, तुमको तो अच्छी खासी नॉलेज भी है, तो हम लोग चलेंगे और उसके घर से ढूंढ लेंगे, और तुम हो सकेगा तो उसको कोई इंजेक्शन लगा देना जिससे वो बेहोश हो जाए कुछ घंटे तक, और हम लोग लेके चले आएंगे। अब निमिषा प्रिया और उसका दोस्त हन्नान तलत मेहदी के घर जाते हैं। अब हन्नान उसका हाल चाल पूछता है और निमिषा भी बैठ कर वहाँ पे बात करती है। उसके बाद वो इंजेक्शन निकालती है जो बेहोशी कराता है और उसको लगा देती है। लगाने के बाद जब तलत मेहदी बेहोश हो जाता है, यानी कि सो जाता है, उसके बाद वो उसके घर में छानबीन करते हैं और उसका पासपोर्ट मिल जाता है। फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से तलत मेहदी की उसी दिन मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद पुलिस केस हो जाता है, और पुलिस जब कैमरा चेक करते, सीसीटीवी कैमरा, और कौन आया था कौन गया था, तो उस दिन हन्नान और निमिषा प्रिया गई थी। तब पता पुलिस को चलता है उन लोगों को बेहोशी की इंजेक्शन दिया गया था और ओवरडोज की वजह से तलत मेहदी की जान चली गई थी। अब निमिषा और हन्नान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ करती है तो ये लोग कुछ नहीं छिपाते हैं। निमिषा बताती है कि वो कागज में बस मेरा पति था, हम लोग क्लिनिक खोलने के लिए ये सब काम किए थे। और हन्नान और निमिषा पूरी अपनी सच्चाई ईमानदारी से बता देते हैं कि हम लोग उसका कत्ल नहीं करना चाहते थे, बस अपना पासपोर्ट लेने के लिए उसको बेहोश करना चाहते थे। लेकिन अब उसमें डोज ज़्यादा हो गया और हम लोग जानबूझ के ये सब चीज़ नहीं किए हैं। लेकिन वहाँ की पुलिस कुछ भी नहीं सुनती है और इन लोगों को पहली बार 2020 में लोअर कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर लोअर कोर्ट भी इन लोगों की बात नहीं सुनता है और निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा सुना देता है, और जबकि हन्नान को उम्र कैद की सज़ा होती है, क्योंकि वो वहाँ का नागरिक होता है। और इन लोगों पे ये आरोप लगाए जाते हैं कि इन दोनों ने मिल के ही तलत मेहदी का कत्ल किया है।
फिर उसके बाद वहाँ का सुप्रीम कोर्ट, यानी कि 3 साल बाद 2023 में यमन के बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला होता है, और सुप्रीम कोर्ट भी निचली अदालत का जो फैसला रहता है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो भी मौत की सज़ा सुना देती है। अब जब मौत की सज़ा हो जाती है तो समझ में नहीं आता है, इधर निमिषा प्रिया के घर में सब लोग परेशान रहते हैं, 2 बच्चे और हर कोई रो रहा होता है। फिर कई एनजीओ जो हैं केरल में उससे प्रिया का हैशटैग लगाने लगते हैं और भारत सरकार से भी गुहार लगाते हैं कि आप कुछ मदद कीजिए, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात कीजिए। फिर ऐसा होता है कि यमन के प्रेसिडेंट के पास भी माफ़ी के लिए भेजा जाता है, लेकिन 2024 की दिसंबर, यानी कि 2025 आपका आया उससे 2-4 दिन पहले ही वहाँ का जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी माफ़ी देने से इनकार कर देते हैं। अब जब ऐसा हो जाता है कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट माफ़ी देने से इनकार कर दें तो 30 दिनों के अंदर उस आरोपी को मौत की सज़ा दे दी जाती है। अब यहाँ पे केरल में सब लोगों का रो रो का हाल बुरा है निमिषा के घर वालों से। फिर भारत सरकार से फिर गुहार लगाते हैं। तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम यमन के गवर्नमेंट सरकार से बात करेंगे और निमिषा प्रिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और कैसे भी हम निमिषा प्रिया को इंडिया भारत वापस लाएंगे। लेकिन जब आप लोग को भी मालूम होगा, अगर कोई लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर इन तीनों ने एक ही सज़ा सुनाई हो तो उसके बाद बस एक ही आदमी बचता है, वो है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट भी यमन का माफ़ी देने से इनकार कर दिया है, तो अब बस एक ही आदमी है ये जो निमिषा प्रिया को माफ़ कर दे तो शायद ये टल जाए, निमिषा प्रिया वापस आ जाए। वो है तलत मेहदी की पत्नी और कोई नहीं। और बीच में यहाँ पे निमिषा प्रिया की माँ भी गई थी वहाँ पे, और जाने के बाद वो तलत मेहदी की पत्नी से गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े उसके परिवार से, लेकिन किन्होंने भी नहीं माना और किसी ने भी दया नहीं दिखाई। फिर वो इंडिया वापस आ गई। तो अब दिसंबर के लास्ट में ये माफ़ी देने से इनकार कर दिए। तो जहाँ तक है कि जनवरी 31 तारीख से पहले निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा हो जाती है कि उससे पहले हमारी सरकार बचाने में सक्षम हो जाती है। लेकिन जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं वो बोले हैं कि हम निमिषा प्रिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब 2 ही रास्ता है, या तो तलत मेहदी की पत्नी खुद माफ़ कर दे या तो पैसे ले ले, जो ब्लड मनी के नाम से जाना जाता है। अगर मतलब वो खुद माफ़ कर दे तो ठीक है, नहीं तो जो पैसे वो मांगेगी, जो भी रकम वो चाहेगी वो पैसे अदा करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, तब जाके निमिषा प्रिया इंडिया वापस आएगी। लेकिन जो केरल में उनके परिवार हैं और जो एनजीओ है जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, वो लोग बोल रहे हैं कि अगर उसकी पत्नी तलत मेहदी की कितने भी पैसे मांगेगी तो हम लोग वो पैसे देंगे और निमिषा प्रिया को सही सुरक्षित घर पे लाएंगे। तो अब देखिए कैसे क्या होता है, कि क्योंकि आज भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ लगभग आज 11 तारीख है, तो अभी कुछ दिन और बचे हैं। तो शायद जो पैसे देना होगा, अगर तलत मेहदी की पत्नी मान गई तो भारत सरकार भी उसमें कुछ हेल्प कर दे। और मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही दुआ करता हूँ कि निमिषा प्रिया सही सुरक्षित अपने घर आ जाए, अपने परिवार के पास आ जाए, क्योंकि उसने जानबूझ के ये सब चीज़ नहीं किया था। इंडिया वापस आने के लिए, अपना पासपोर्ट लेने के लिए वो बस उसे बेहोश करना चाहती थी। लेकिन ये एक घटना है जो घट गया, और उसके आगे कुछ भी उसकी गलती नहीं थी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या निमिषा प्रिया की जान बच जाती है? तो क्या तलत मेहदी की पत्नी मान जाती है या पैसे लेती है? अब आगे जो भी होगा वो आप लोग को दूसरी कहानी में मैं ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन मैं भी यही दुआ करता हूँ कि निमिषा प्रिया सही सुरक्षित अपने इंडिया, अपने घर पे आ जाए। तो आज की कहानी यही थी। मिलते हैं फिर कल 9 बजे किसी सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।